हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था समकालीन विश्व में लोकतंत्र, उसमें आज नेपाल के लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो नेपाल की जो लोकतंत्र था वो अभी हमारे जान पहचान के टाइम पे ही, मतलब नियरेस्ट में ही हुआ है ये। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं। और लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल में 6 अप्रैल 2006 में से 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा ज़बरदस्त आंदोलन चलाया गया। अंततः इस आंदोलन को सफलता भी मिली। इसका मुख्य कारण यह था कि आंदोलन को जन समर्थन प्राप्त था। लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल की जनता बेचैन थी। इसके लिए उनमें आक्रोश था और इस जन आक्रोश के सैलाब के आगे राजशाही को झुकना पड़ा। क्या था यहाँ पे जो लोकतंत्र बना, यहाँ पे लोकतंत्र की सरकार आई। पहले राजशाही सरकार थी, यानी राजाओं का राज अभी तक चल रहा था 2006 तक। ठीक है, और उस समय राजा कौन से थे? ज्ञानेंद्र थे। ठीक है, नरेश ज्ञानेंद्र थे। तो अभी आपके नाम आ जाएगा इसमें आगे। तो उस समय जनता क्या चाह रही थी कि जैसे कि हर सब देश में लोकतंत्र जनता का राज है, उसी तरह इस देश में भी जनता का राज हो। तो जो सरकार जो बनी वहाँ पे जो 7 राजनीतिक दल थे अलग अलग, उनके आंदोलन किया उन्होंने, उनकी गठबंधन से सरकार बनी थी। और 24 अप्रैल 2006 का दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसी दिन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर सत्ता 7 राजनीतिक दलों को के गठबंधन को सौंपने की घोषणा की थी। इस दिन क्या किया, जो राजशाही थे उन्होंने अपनी जो उनका सत्ता चल रही थी, राजनीतिक वाली राजाओं वाली सत्ता चल रही थी, वो उन्होंने क्या की थी, उसकी घोषणा कर दी कि ये हमने लोकतांत्रिक राज में दे दी। उनके साथ जो वो थे राजनीतिक दल, उनके हाथ में दे दी थी। इसी दिन नेपाल में लोकतंत्र का पुनर्जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त विश्व के कई देशों के नाम भी गिनाए जा सकते हैं जहां संघर्ष के पश्चात लोकतंत्र की स्थापना की जा सकी। कहीं सत्ता सैनिक शासक के पास थी, तो कहीं राजनीतिक दल के अधिकारित्व के पास, और कहीं शाही राज के पास। परंतु कई उतार चढ़ाव के पश्चात सफलता लोकतंत्र को ही मिली। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये तो छोटी सी घटना थी नेपाल की। ठीक है, इसके अलावा कई देश ऐसे थे जहाँ पे कहीं पे सेना का राज था। ठीक है, कहीं पे डिक्टेटर जो होते हैं वो तानाशाह, उनका राज था। तो कहीं पे एक लोकतंत्र, एक जो पार्टी होती है सर, वो होती है राजनीतिक पार्टी, उसकी सत्ता थी। ठीक है, इसलिए अलग अलग तरीक़ों से हुआ, फाइनली क्या हुआ, सबको लोकतांत्रिक सरकार मिली। अब लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? लोकतंत्र की 2 कहानियों में चिली तथा का मामला अयंदे की लोकतंत्र सरकार को हटाकर पिनोशो की अलोकतांत्रिक सैनिक सरकार के कब्जे और फिर से लोकतंत्र की वापसी का है। यानी कि चिली में क्या हुआ था, अयंदे की सरकार जो थी लोकतांत्रिक सरकार, उसको हटाकर पिनोशे ने अपनी अलोकतांत्रिक यानी सैनिक सत्ता आई वहाँ पे, और फिर दोबारा लोकतंत्र आया। ठीक है, पोलैंड में कैसा मामला था? पोलैंड का मामला अलोकतांत्रिक सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार के आने का, यानी कि अलोकतांत्रिक सरकार थी वहाँ पे, लोकतंत्र नहीं था, लोकतांत्रिक सरकार आई। दोनों देशों की सरकार में काफ़ी अंतर था। चिली में सैनिक तानाशाह का शासक था, यानी चिली में क्या था, सैनिक तानाशाह। जैसे कुछ दिनों पहले आपको मालूम होगा पाकिस्तान में भी जनरल परवेज मुशर्रफ था, यानी कि वो क्या था, जनरल था सेना का, उसने पूरे देश पे कब्जा करके रखा हुआ था। बाद में क्या हुआ, चुनाव हुए। ठीक है, तो इमरान वहाँ के वो बने प्रधानमंत्री। इस तरह से और भी देशों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। जबकि पोलैंड में एक पार्टी का शासन था। इनमें से पोलैंड की सरकार का दावा था, अब पोलैंड में क्या था, एक पार्टी का शासन था और वो दूसरी पार्टी को या तो खड़ा ही नहीं होने देती थी या फिर उनको जीतने ही नहीं देती थी। ठीक है, और जबकि वो कहना क्या चाहते थे कि हम मज़दूरों के हित में काम करते हैं। ठीक है, मजदूर वर्ग की ओर से हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा वो दावा करते थे, लेकिन ऐसा उनकी सच्चाई नहीं थी। और वो क्या करते थे, जो पूंजीपति होते, जो अरबपति होते थे और जो बिजनेसमैन होते, उनको ही फ़ायदा पहुंचाते थे। इतने सब असमानताओं के बावजूद भी कुछ समानताएं थी। क्या थी? लोकतंत्र को संगठन बनाने, लोगों को संगठित बनाने, भाषण देने, विचार प्रकट करने इत्यादि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जनता द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश का शासन चलाना चाहिए। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसमें, लोकतंत्र जो थे, अलोकतांत्रिक लोग थे, इनमें एक 2 चीज़ें कॉमन थी। चाहे अलग अलग सरकार हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी वजह से लोकतंत्र का राज नहीं हो, लेकिन 2 चीज़ों पे हमेशा पाबंदी थी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए थी उन्हें, चाहे भले ही किसी की भी वो हो, तो वहाँ पे संगठित होने का अधिकार होना चाहिए। ये सब चीज़ें इन सरकारों ने बैन करके रखी हुई थी। और अपने जनता द्वारा नेताओं को चुने जाने का भी उन लोगों को अलाउ नहीं था। ठीक है, इसके बाद कर सकते हैं 3 लोकतांत्रिक सरकारें। अयंदी की चिली सरकार, वलेशा की पोलिश सरकार, मिलेश की चिली सरकार का आर्थिक और सामाजिक मामलों में प्रति दृष्टिकोण एक जैसा नहीं था। यानी कि ये 3 तरह की सरकारें थीं। ठीक है,
इनमें क्या था, चिली की आइंदी की चिली की सरकार, वलेसी की पोलिश सरकार और मिसेल की चिली सरकार आर्थिक और सामाजिक मामलों के दृष्टिकोण से एक जैसा नहीं था, यानी आर्थिक मामलों में और सामाजिक मामलों में वो सेम नहीं थे। आइंदे ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने निर्देशित ढंग से चलाना पसंद किया, यानी कि आइंदे जो थे वो क्या चाहते थे कि अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना और अपने हिसाब से उसको चलाना, जैसा चाहे वैसा डिसीजन लेना, वो भी आर्थिक हित के लिए। जबकि वालेसा चाहते थे कि सरकार बाजार सरकारी दखल से मुक्त हो, यानी जो बिजनेस होता है उसमें सरकार का कोई भी योगदान नहीं होना चाहिए, वो मुक्त होना चाहिए। मिशेल ने कुछ मामलों में मध्यम वर्गीय रास्ता अपनाया, फिर भी तीनों सरकारें कुछ विशेषताएं समान थीं। अब क्या क्या विशेषताएं समान थीं? सरकारें ही शासन चला रही थी, बिना चुने हुए नेता या बाहर के संचालित शक्तियाँ या सेना शासन नहीं चला रही थी। इसके अतिरिक्त लोगों में विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी, यानी कि ये सरकारें थी उनमें से कुछ चीज़ कॉमन थी, भले ही कोई राजनीतिक उसके लिए कर रहा हो, कोई मजदूरों के लिए कह रहा हो, कोई आर्थिक को अपनी अंडर में लेना चाहता हो, ठीक है, या कोई मजदूरों की बात कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल सबके चीज़ क्या कॉमन थी कि सबको विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो मिली हुई थी, ठीक है, और नेता जो जनता द्वारा चुने गए थे उनको ही शासन करने का अधिकार था। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र के द्वारा अपनी मर्जी से सरकार चुनने की व्यवस्था जरूर है। जैसे लोकतंत्र सिर्फ लोगों द्वारा चुने हुए नेताओं का ही देश शासन करना चाहिए, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूरी है। यानी ये चीज़ें जब सरकार लोकतंत्र की बनती है तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर विरोध इसलिए कि अगर कोई चीज़ जनता के हित में नहीं है तो उन्हें उसका विरोध करने का अधिकार हो, इकट्ठे होने का अधिकार हो। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो इसका मतलब वहाँ पे तानाशाही या फिर लोकतांत्रिक राज नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम पहुँचते हैं इसमें अब कहाँ पहुँचे क्या समझे। इसमें जो ये टॉपिक दिया गया है इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया ओवरऑल अभी तक आपने क्या पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लोकतंत्र के 3 नक्शे, ठीक है। कैसे 3 नक्शों से यहाँ मतलब ये है, ये उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बनाई हुई है कि इतने इतने टाइम के बीच में कितना लोकतांत्रिक देश आए, उसके पहले लोकतांत्रिक देश कितने थे कितने नहीं थे, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं, चिली और पोलैंड में घटी घटनाओं के आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 20वीं शताब्दी लोकतंत्र के लिए संक्रमण काल की शताब्दी रही। यानी जो 20वीं शताब्दी थी उस समय के संक्रमण काल कहा जाएगा। उस समय लोकतंत्र को इस शताब्दी में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र की संक्रमण काल से मतलब है कि लोकतंत्र जो था वो पूरी तरह से बहाल नहीं था, किसी को संघर्ष करना पड़ रहा था, तो किसी पे सेना का रास्ता तो किसी का तानाशाही का रास्ता, और कहीं पे लोकतंत्र था, ठीक है। लोकतंत्र के लिए शताब्दी संघर्ष और चुनौती भरी शताब्दी सिद्ध हुई। कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं हम लोग? हम कर रहे हैं 20वीं शताब्दी की। लोकतंत्र की भारी के लोगों ने जन आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। लोकतंत्र को समाप्त करने के में राजतंत्र का बड़ा हाथ रहा, चाहे सैनिक शासन हो अथवा किसी राजनीतिक विशेष दल का हाथ हो। यानी राजनीतिक विशेष दल से मतलब क्या, कोई एक राजनीतिक दल था, कहने को लोकतंत्र की बातें कर रहा है लेकिन वो लोकतंत्र की बात ना करके अपना हित की बात करते थे, ठीक है। इसके बाद है दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए विभिन्न देशों में होड़ लग गई। जैसे तृतीय विश्व युद्ध हुआ और इसके बाद क्यों होड़ लग गई, क्योंकि कई जो तानाशाह थे या राजनीतिक दल थे वो क्या हुआ, कमज़ोर पड़ चुके थे। इसलिए इस समय क्या हुआ, लोगों ने चाहा कि इस समय अच्छा मौका है, हम चाहें तो लोकतांत्रिक राज बना सकते हैं। इसी ड्यूरेशन में भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। यहाँ भी लोकतंत्र की स्थापना हुई। पहले यहाँ पर क्या ब्रिटिश शासन था। कई उपनिवेशों को स्वतंत्र होने पर सिलसिला हुआ और लोकतंत्र की स्थापना स्वतंत्र देशों में होती चली गई। इसके अलावा क्या हुआ, इसी ड्यूरेशन में जैसे भारत को आज़ादी मिली और भी देशों में क्या हुआ, इसी टाइम पे ही जो उपनिवेशिक देश मतलब ब्रिटिश कॉलोनीज जो बनाते थे अपने, ब्रिटिश थे, उनके कई देशों ने उनसे स्वतंत्रता हासिल करना प्रारंभ कर दिया था। सन 2000 में लोकतांत्रिक लोकप्रिय हो गया। 2000 की जब सन 2000 आया उसका लोकतंत्र बहुत लोकप्रिय हो गया। इसके सन 1991 में सोवियत संघ विघटन हो गया। जो 1991 में सोवियत संघ एक बहुत बड़ा संघ था एक, उसके बाद उसमें कई लगभग उसमें एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लगभग 12 या से 13 देश जो थे वो उस अलग हो चुके थे सोवियत संघ से, ठीक है। सोवियत संघ के 15 यूनियन रिपब्लिक स्वतंत्र बने। हाँ मैंने बोला था ना, ये लिखा हुआ है 15 यूनियन रिपब्लिक स्वतंत्र बन गए, ठीक है, जो से सोवियत संघ से अलग हुए।
इनमें लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार विश्व में अधिकांश देश में लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। स्वाभाविक है, लोकतंत्र का मानचित्र बदलता चला गया। इसके मानचित्र के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कौन कौन से बदलाव हुए, कौन कौन से नक्शे बने, वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले ये वाला नक्शा देखते हैं। ये नक्शे में आप देख रहे हैं कि ये नक्शा जो छोटी छोटी लाइनें हैं दृश्य में, वो 1900 से लेकर 1950 में लोकतांत्रिक सरकार की हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से देशों में लोकतंत्र की सरकार थी, देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार थी, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार थी, इसके अलावा कहीं पर भी लोकतंत्र की सरकार नहीं थी। ठीक है, उसके बाद 1900 में लोकतंत्र सरकार है।